सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा पाठ रहेगा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो आज हम देखेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन नामक पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, किस दशक में पर्यावरण मसले ने जोर पकड़ा? तो किस दशक में पर्यावरण मसले ने जोर पकड़ा? वो दशक कौन सा था? तो जाएगा 1960 के दशक में। किस दशक में पर्यावरण मसले ने जोर पकड़ा? 1960 के दशक में पर्यावरण मसले ने जोर पकड़ा। अगला प्रश्न है, साझी संपदा किसे कहते हैं? साझी संपदा किसे कहा जाता है? तो देखिए विद्यार्थियों, जिन संसाधनों पर एक व्यक्ति की बजाय पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे साझी संपदा कहते हैं। तो जिन संसाधनों पर एक व्यक्ति की बजाय पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या कहा जाता है? साझी संपदा कहा जाता है। यानी जिन संसाधनों पर एक व्यक्ति के बजाय पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे साझी संपदा कहते हैं। साझी संपदा के उदाहरण क्या हैं? जिस प्रकार से संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारगाह, मैदान, नदी आदि साझी संपदा के उदाहरण है। तो प्रश्न पूछा जाए कि साझी संपदा के उदाहरण लिखो, तो आप क्या लिखोगे? संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारगाह, मैदान, नदी आदि लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक ताप वृद्धि करने वाली गैसों के नाम लिखिए। वैश्विक ताप वृद्धि करने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो वैश्विक ताप वृद्धि करने वाली गैस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में कितने लाख मूल निवासी लोग रहते हैं? फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में कितने लाख मूल वासी रहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 लाख, लगभग 20 लाख मूल निवासी रहते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टिकाऊ विकास क्या है? प्रश्न क्या है? टिकाऊ विकास क्या है? तो देखिए, टिकाऊ विकास से आशय है कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों और भविष्य के लिए भी बची रहें। यानी टिकाऊ विकास का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ बचा रहे। वो क्या है? टिकाऊ विकास है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रमुख तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो संसार का प्रमुख तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब है, वो संसार का प्रमुख तेल उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, भारत में किन लोगों को मूलवासी कहा जाता है? तो बताइए, भारत में किन लोगों को मूलवासी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में अनुसूचित जनजाति या आदिवासी लोगों को, भारत में अनुसूचित जनजाति व आदिवासी लोगों को मूलवासी कहा जाता है। तो भारत में किन लोगों को मूलवासी कहा जाता है? भारत में अनुसूचित जनजाति, दोबारा सुनना, भारत में अनुसूचित जनजाति व आदिवासी लोगों को मूलवासी कहा जाता है। मूलवासी किसी वन प्रदेश या भूभाग पर आदिकाल से निवास कर रहे होते हैं। तो मूलवासी कौन होते हैं? मूलवासी वो होते हैं जो किसी प्रदेश या भूभाग पर आदिकाल से, प्राचीन काल से निवास कर रहे होते हैं। मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी गई। तो सबसे पहले मूलवासी है, इसकी जो शुरुआती परिभाषा वो किसके द्वारा दी गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दी गई। कब दी गई? 1982 में दी गई। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ। कब हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता? 1987 में हुआ था। हाँ तो अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छेद होना से क्या आशय है? यानी ओजोन परत में छेद होगा, इसका मतलब क्या है? तो ओजोन परत में छेद होने का आशय है, धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी होती जा रही है, इसे ओजोन परत में छेद होना कहते हैं।
धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा उसमें लगातार क्या होती जा रही है, कमी, और इस कमी होने को क्या कहते हैं, ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्लब ऑफ रोम ने सन 1972 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? क्लब ऑफ रोम ने कब 1972 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ कब 1972 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से जुड़े किसी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम लिखिए। तो पर्यावरण से जुड़े किसी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम लिखना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, एजेंडा 21। तो रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 के आलोचकों का मत है कि इसका झुकाव पर्यावरण को सुनिश्चित करने की बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। तो जो एजेंडा 21 के आलोचक हैं वो कहते हैं कि जो एजेंडा 21 है इसका झुकाव पर्यावरण को सुनिश्चित करने की बजाय किसकी ओर है? आर्थिक वृद्धि की ओर इसका झुकाव है। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टिकाऊ विकास का तरीका क्या है? कौन सा विकास है? टिकाऊ विकास। इसका तरीका क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होने वाले आर्थिक विकास कहा जाता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही आर्थिक विकास किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? टिकाऊ विकास कहा जाता है, जिसमें पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक संपदा क्या है? वैश्विक संपदा क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, वन संपदा जिस पर किसी एक संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं है, बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साझे तौर पर उनका प्रबंधन करता है, वैश्विक संपदा कहलाती है। तो वह संपदा जिस पर किसी एक संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं होता, बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तौर पर उसका प्रबंधन किया जाता है, क्या कहलाती है? वैश्विक संपदा कहलाती है। वैश्विक संपदा के उदाहरण पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, बाह्य अंतरिक्ष आदि हैं। तो वैश्विक संपदा के कोई उदाहरण दो तो उदाहरण हो जाएंगे पृथ्वी का वायुमंडल है, अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है, बाह्य अंतरिक्ष, ये उदाहरण दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं 3 समझौतों के नाम लिखो। तो वैश्विक संपदा है, सारे संसार की संपदा, उसकी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए उनमें 3 समझौतों के नाम लिखने। तो हो जाएगा, पहला हो जाएगा अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1987, अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991। तो अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1987, अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991, ये 3 समझौते हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद होने की जानकारी किस दशक में मिली? तो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत में छेद हो गया है, इसकी जानकारी किस दशक में मिली? तो उत्तर हो जाएगा 1980 के दशक में मिली। 1980 के दशक में मिली किस पर? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद होने की जानकारी। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किन कारणों से संपूर्ण विश्व में साझी संपदा का आकार घट रहा है? किन कारणों से संपूर्ण विश्व में साझी संपदा का आकार घट रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निजीकरण, गहनतर कृषि, जनसंख्या वृद्धि एवं पारिस्थितिकी तंत्र में कमी के कारण संपूर्ण विश्व संपदा का आकार घट रहा है। तो किन कारणों से संपूर्ण विश्व में साझी संपदा का आकार घट रहा है? तो हो जाएगा निजीकरण, गहनतर कृषि, जनसंख्या वृद्धि एवं पारिस्थितिकी तंत्र में कमी आदि के कारणों से संपूर्ण विश्व में विश्व संपदा का आकार घट रहा है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट प्राप्त किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताएं
जिन दो देशों को छूट प्राप्त हुई उन देशों के नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और चीन। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट प्राप्त करने वाले दो देश कौन कौन से हैं? भारत और चीन है। क्यों मिली भारत और चीन को छूटे? क्योंकि भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट इसलिए दी गई कि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इनका कोई विशेष योगदान नहीं था। तो औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत और चीन का कोई विशेष योगदान नहीं था, इसलिए इन दोनों देशों को छूट दी गई। हाँ तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में सबसे किसी एक का नाम लिखिए। पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक उद्योग का नाम लिखना है, तो वो हो जाएगा खनिज उद्योग। तो पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में एक जो उद्योग उसका नाम क्या हो जाएगा? खनिज उद्योग हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी, खनिज तेल और जल को लेकर राष्ट्रों में संघर्ष होता रहता है। किसके लेकर? खनिज तेल और जल को लेकर के। अब प्रश्न आ जाए कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संघर्ष किसको लेकर होता है? तो खनिज तेल और जल को लेकर के राष्ट्रों में संघर्ष होता रहता है। अगला प्रश्न है, मूलवासियों के प्रमुख निवास स्थान कहाँ कहाँ हैं? तो मूलवासियों के प्रमुख निवास स्थान कहाँ कहाँ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूलवासियों के प्रमुख निवास स्थान मध्य व दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया व भारत हैं। तो मूलवासियों के प्रमुख निवास स्थान कहाँ कहाँ हैं? मध्य व दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया व भारत हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब किया गया? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1975 में। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन किया गया। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम परमाणु परिषद का दर्जा दिया। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल को सबसे पहले परमाणु परिषद का दर्जा किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखिए। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित देखते रहेंगे। आप भी अपने चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।